Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to start off our discussion with the kingdom protesta. Here is the big picture of our today's subsection. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा का हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे. ऑल्दो ये लो यील्ड है फॉर योर एग्जाम, बड़ा लेस लाइकली है कि इस एरिया में से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ जाए. Still, so as to complete the story, I would like to talk a little bit about the historical perspective of the protest. And secondly, we will talk about the general characteristics of protests. Thirdly, हम animal like protests को in detail discuss करेंगे. Fourthly, plant like protests को, और लास्ट पे हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट द फंजाई लाइक प्रोटेस्ट्स. So let's start off with the historical perspective of the protest. तो जॉन हॉग एक साइंटिस्ट था. He proposed kingdom protesta for the microscopic organisms. फिर अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था. उसने क्या किया? He included bacteria and other microorganisms in kingdom protesta. So इसने kingdom protesta को प्रपोज किया जॉन हॉग ने. अर्नस्ट हैकल ने बैक्टीरिया और दूसरे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिए. फिर सुपर सेपरेटेड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टा. तो इसने जो न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टा थे या प्रोटिस्टा किंगडम के वो मेंबर्स या प्रोटिस्टा ग्रुप के वो मेंबर्स जो कि न्यूक्लिएटेड थे, उनसे उसने क्या किया? उसने साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड है. राइट. सो ही क्रिएटेड न्यू ग्रुप जिसका नाम रखा उसने मुनेरा विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा. सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही उसने क्या किया? उसने नया ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का था जिनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं था. तो उस ग्रुप को उसने नाम दे दिया मुनेरा का. सो मुनेरा ग्रुप के अंदर अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे? दे वर द बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया. लेकिन मुनेरा भी उस वक्त तक एक सेपरेट किंगडम के तौर पे हम इसको नहीं जानते थे. राइट. लेटर ऑन जो हर्बर्ट कोपलैंड एक साइंटिस्ट था, व्हाट डिड ही डू? ही एलिवेटेड प्रोकैरियोट्स टू किंगडम स्टेटस. उसने प्रोकैरियोट्स को किंगडम स्टेटस तक जो है उसने एलिवेट कर दिया. यानी कि सिंपली पहले जो प्रोकैरियोट्स थे वो किंगडम प्रोटिस्टा का एक छोटा सा ग्रुप थे और हर्बर्ट कोपलैंड ने क्या किया? उसने उनको एलिवेट करके सेपरेट एक किंगडम बना दी जिसको हम आज किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मुनेरा के नाम से जानते हैं. रॉबर्ट वेटिका जो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? उसने यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स थे उसने उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया. और फिर मार्गोलिस एंड श्वार्ट्ज ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अल्टीमेटली इन्होंने मॉडिफाई किया. और ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा. अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं प्रोटेस्ट के. तो इससे पहले कि हम प्रोटेस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस. I ask questions before teaching the topic for 2 reasons. राइट. मुझे पता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये इरिटेटिंग भी लगता है कि पढ़ाई वाली क्वेश्चन क्यों पूछना शुरू कर देते हैं. लेकिन याद रखें कि इस स्टेज पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्ट करना है, अपनी एफर्ट्स को चैनलाइज करना है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एग्जाम. तो अगर मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले आपसे सवाल पूछूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो उस टॉपिक को एग्जाम की बायस के साथ ही लर्न करेगा. So you are actually able to see the topic through the eyes of exam even before reading it, before studying it. तो इससे फायदा क्या होता है कि जब आप एक्चुअली इसको स्टडी करने में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से इम्तिहान में सवाल ऐसे आना है और मैंने इसको इस अंदाज से प्रिपेयर करना है. ऑलराइट. सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है. Which one is correct for all protists? A option is eukaryotic, B option is unicellular, C option is prokaryotic. So
Best response to this question is अल्फा, कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर यहाँ पे रॉन्ग आंसर है क्योंकि कुछ प्रोटिस्ट हमारे पास मल्टीसेलुलर भी हैं, राइट? तो मल्टीसेलुलर भी रॉन्ग आंसर है। तो उसके बाद फिर जो प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर जो प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो डोंट हैव एनी प्रोकैरियोट्स नाउ अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, जो हमारी किंगडम प्रोटिस्टा है, राइट? अब इसमें प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब शामिल थे लेकिन अब शामिल नहीं है। तो इसका बेस्ट रिस्पांस क्या होगा? दैट वुड बी अल्फा। नेक्स्ट वी हैव गॉट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेस्ट्स। सबसे पहली बात ये है कि दे आर डिफाइंड बाय द एक्सक्लूजन। जो प्रोटेस्ट हैं इनको हम एक्सक्लूजन के जरिए डिफाइन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के वो ग्रुप्स जिन्हें हम किसी और किंगडम में नहीं रख पाते, वी प्लेस देम इन किंगडम प्रोटेस्टा, राइट? सो लाइक जैसे हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं, तो वो अब किंगडम प्लांटे के अंदर उनके किंगडम प्लांटे के कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंगली वो फिट नहीं आ रहे थे, हमने उनको इसमें डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा में डाल दिया। इसी तरीके से अब फंजाई लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म से जिनके फंजाई से कुछ डिफरेंसेस थे, हमने उनको भी प्रोटिस्टा में डाल दिया। एनिमल्स के जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म से जो कि 100% किंगडम एनिमलिया में फिट नहीं हो रहे थे, हमने उन्हें भी किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, राइट? सो दे आर डिफाइंड बाय द एक्सक्लूजन। सेकेंडली, प्रोटिस्ट आर पॉलीफैलेटिक ग्रुप्स, इनके मैनी एंसेस्टर्स हैं और मैनी डिसेंडेंट्स हैं। सो अगर हम बात करें प्रोटिस्ट की, here we have got the protists, तो खुद भी जो प्रोटिस्ट हैं ये कई सारे एंसेस्टर्स से बने हैं, क्योंकि प्रोटिस्ट की एक वाइड रेंज है और इनसे आगे भी कई सारे इनके डिसेंडेंट्स बने हैं। अब देखें कि मल्टीपल फाइलेटिक लिनिएजेस हैं ये इन्वॉल्व हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। एंड दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला और एम्ब्रियो। ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, दे डोंट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। फिर ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, like they can be unicellular, they can be multicellular, they can be immotile and they can be motile। कुछ इसमें देखें, कुछ आपको प्रोटिस्ट ऐसे मिलेंगे जो यूनिसेलुलर है तो कुछ मल्टीसेलुलर है, कुछ इमोटाइल है तो कुछ मोटाइल है, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, राइट? और इस तरीके से कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं ये हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट हैं, जबकि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं दे आर द ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटिस्ट की जिनको आपने केयरफुली याद रखना है। और एग्जाम का क्वेश्चन फॉर्मेट वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट। सो अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। First of all, we've got a question. Which one of the following is incorrect about Protista? A option is they are defined by exclusion. Yes, this is right. B option is they are unicellular or maybe multicellular. ये बात भी ठीक है. They are ancestor of all other eukaryotes. ये बात भी ठीक है. अभी हम डिस्कस करके आए हैं. They develop from blastula. तो ये जो बात है ये ठीक नहीं है। हमने देखा कि इनके अंदर ब्लास्टुला या एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। ये जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनमें से ही ये एक तरह का ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था। लेट मी अप्लाई लिटिल फ्रैक्शन टू दिस एंड फ्यूचर लेक्चर्स इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ओके So here we've got another question. Which one is complex flagellate living in gut of termite? A option is Trichonympha, B option is Euglena, C option is Plasmodium, and D option is Trypanosoma.
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद Anosoma. And the best response to this question is trichonympha. अभी हम आगे चल के इसको इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, but answer is trichonympha. Which of the following is incorrect about trichonympha? A option is zooflagellate, B option is symbiotic, C option is digest wood, and D option is have single flagella. तो बाकी सारी बातें जो है वो ठीक है अबाउट ट्राइकोनिम्फा, लेकिन फ्लैजेला सिंगल इनके अंदर नहीं होता। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द ट्राइकोनिम्फा। तो यही हमारा सही जवाब है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से पूछे जाते हैं, लाइक इन द एंट्रेंस एग्जाम, दे आर जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ड्यूटी जो है यहाँ पे इस चैप्टर को या इस सेक्शन को प्रिपेयर करने की, वो ये है कि बेसिकली आपने अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। सो मैं भी अभी आपको जो टीच करूंगा इस पूरे सब सेक्शन को, तो मेरा जो बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैं ओवरऑल जो है इसके अंदर क्या करूं कि ओवरऑल मेरा बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपके माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दूं। ओके, so which one is not a ciliate? A option is stentor, B option is paramecium, C option is verticella, D option is trypanosoma. The best response to this question is trypanosoma. It's not a ciliate. आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे जब जो भी फ्लो शीट से टेबल्स मैंने बनाए हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जब हम उनको डिस्कस कर लेंगे तो यही क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह बहुत आसान लग रहे होंगे। Another question, conjugation in paramecium is controlled by, तो पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्जुगेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय, seen here A option is haploid nuclei, B option is diploid nuclei, C option is triploid nuclei and D option is polyploid nuclei. तो पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्जुगेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रोन्यूक्लियस व्हिच इज एक्चुअली डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो बेस्ट रिस्पांस होगा बीटा। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग पेलिकल is present in, A option is foraminiferans, B option is actinopods, C option is ciliates and D option is
epicomplex ends. And the best response to this question is ciliates, right? So flexible जो outer covering होती है ciliates की, हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं that is the pellicle. Okay. Another question, sexual process exhibited by most ciliates is, sexual process exhibited by most ciliates is, A option is binary fission, B option is conjugation, C option is oogamy, D option is fertilization. The best response to this question is conjugation. Another question, epicomplex ends move by pseudopodia, flagella, cilia or flexing. And the best response to this question is flexing. Answer is delta. एक और क्वेश्चन है, amoebic dysentery in human is caused by which organism? A option is Plasmodium, B option is Entamoeba, C option is Trypanosoma, and D option is Clostridium. The best response to this question is Entamoeba. So Entamoeba histolytica भी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, ये amoebic dysentery cause करता है in the human beings, this organism. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में से पूछे थे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द प्रोटोजोन्स. तो जो प्रोटोजोन्स हैं दे बिहेव लाइक लिटिल एनिमल्स. सो प्रोटोजोन्स दे बिहेव लाइक लिटिल एनिमल्स. बेसिकली एक फाइलम होता था लाइक प्रोटोजोआ, राइट? किंगडम एनिमेलिया, जब दो किंगडम्स होती थी लाइक किंगडम प्लांट एंड एनिमेलिया, तो एनिमेलिया किंगडम का एक फाइलम होता था, फाइलम प्रोटोजोआ को हम बोलते थे. तो लेटर ऑन जब हमने किंगडम्स को रिवाइज किया, क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया, तो प्रोटोजोन्स जितने भी थे, राइट, उनको वो जो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स थे, हमने उन सबको क्या किया, उन सबको हमने निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दी. सो बेसिकली ये सारे के सारे अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से एनिमल्स हैं? ये प्रोटोजोन्स हैं which behave like little animals and all are unicellular. सारे के सारे यूनिसेलुलर, क्योंकि प्रोटोजोन्स के अंदर थे ही यूनिसेलुलर एनिमल्स, राइट? तो दे इंजेस्ट फूड, फूड को इंजेस्ट करते हैं बाय द एंडोसाइटोसिस, इससे एंड क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मोटिलिटी या लोकोमोटिव स्ट्रक्चर. तो इनको जब क्लासिफाई करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को, बेसिकली इनकी मोटिलिटी या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या apparatus की बेस पे क्लासिफाई करते हैं. तो अब देखें यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, यू सीन है कि बेसिकली जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, लाइक we classify them into three major categories on the basis of the locomotory structure present in them. अगर तो ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिरे से ही नहीं है, तो वो मूव करेंगे बाय फ्लेक्सिंग. हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं ये एपिकॉम्प्लेक्स हैंड्स हैं. अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे इससे रिलेटेड पूछा था. फिर ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनके अंदर नॉन परमानेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या लोकोमोटरी अपरेटस है, हम जैसे कि स्यूडोपोडिया, जैसे हम स्टडी करते हैं, अमीबा को आपने स्टडी किया होगा, उसके अंदर नॉन परमानेंट या टेम्परेरीली उसके अंदर मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस होते हैं. सो अब ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर नॉन परमानेंट स्यूडोपोडिया मौजूद हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं दे आर द, एक्चुअली ये सेकंड ग्रुप है, और ये फर्दर इनकी आगे दो कैटेगरीज हैं. बेसिकली ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो है वो नॉन परमानेंट है, इसके आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं. एक है अमेबा एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द फोरामिनिफरेंस एंड द एक्टिनोपोड्स. फोरामिनिफरेंस एंड एक्टिनोपोड्स. फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं जिनके अंदर परमानेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. अब अगर द परमानेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजेला की शक्ल में प्रेजेंट होगा, तो ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम फ्लैजिलेट्स या ज़ूफ्लैजिलेट्स बोलते हैं. और वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनके अंदर परमानेंट लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है और वो सीलिया की शक्ल में है, हम उनको सीलिएट्स बोलते हैं. सो हम कह सकते हैं कि हमने एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं इनको 5 बिग ग्रुप्स में इनको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिलिटी और द लोकोमोटरी अपरेटस, राइट?
सो इसमें हमारे पास पहला ग्रुप जो एपिकॉम्प्लेक्सेंस है, secondly we've got the amoeba, thirdly foraminifera and actinopods, and fourthly we've got the flagellates, and fifthly we've got the ciliates. तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के मेजर ग्रुप्स हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन ग्रुप के जो कुछ अहम 3 फीचर्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द एपिकॉम्प्लेक्सेंस। ये मेनली पैरासिटिक होते हैं, मेनली दे आर पैरासिटिक, और ये अपना लाइफ साइकिल जो है ये 2 होस्ट के अंदर मुकम्मल करते हैं। इसकी जैसे एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया का। इनके जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैरी आउट करते हैं, जबकि जो डेफिनेटिव होस्ट है एपिकॉम्प्लेक्सेंस का या इसके अंदर प्लाज्मोडियम का, दैट इज द मैन, जिसके अंदर इन्होंने प्लाज्मोडियम ने एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसको कैरी आउट करना है, राइट। सो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि ज्यादातर एपिकॉम्प्लेक्सेंस जो है पैरासाइट्स हैं, और ये अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर मुकम्मल करते हैं। एक इनडेफिनेट होस्ट होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कैरी आउट, और दूसरा ये इंटरमीडिएट होस्ट होता है, दूसरा डेफिनेट होस्ट होता है जिसके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम को हमने डिस्कस किया, तो प्लाज्मोडियम में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये इंटरमीडिएट होस्ट है, जबकि जो मैन है बेसिकली ये डेफिनेट होस्ट है, डेफिनेट होस्ट। ओके, प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है ये समटाइम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके जो अहम 3 पॉइंट्स हैं जहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उनको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इसमें देखिए आपके सबसे पहले यू सीन है कि मॉस्किटो है जो कि खुद इन्फेक्टेड है विद द प्लाज्मोडियम, राइट। मे बी उस मॉस्किटो ने पहले किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट किया था। अब वो मॉस्किटो जो है ये क्या करता है, जब भी बाइट करता है एक हेल्थी इंडिविजुअल को, राइट, से ये प्रीवियसली हेल्थी इंडिविजुअल था बाइट करने से पहले तक, तो हेल्थी इंडिविजुअल की जब बाइट करेगा तो उस वक्त ये जो प्लाज्मोडियम है उनको स्पोरोजोइट्स की शक्ल में इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये एक पोटेंशियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो bites a healthy human being, it injects plasmodium into that human being in which form, right? The sporozoites, the merozoites, the gametocytes, and so on. The best response to this question is the sporozoites. अब जो sporozoites हैं, they have reached the blood of the respective individual. अब blood के along sporozoites travel करते हुए कहाँ पे जाते हैं? They make their way to the liver. तो लिवर के अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस अंडरगो करते हैं, और अल्टीमेटली लिवर के अंदर ये रेप्लिकेट होके फिर ये थोड़े से चेंज होके ये मेरोजॉइट्स की शक्ल में सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो दे अंडरगो स्टेजेस इन द लिवर, और लिवर से जो रिलीज होंगे दे आर द मेरोजॉइट्स। तो अब अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पोरोजॉइट्स जब लिवर में गए तो लिवर की स्टेजेस गुजारने के बाद वो किस शक्ल में आ जाते हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स होगा मेरोजॉइट्स। अब जो मेरोजॉइट्स हैं they enter into the of course they enter into the circulation, right। अब जो मेरोजॉइट्स हैं ये सर्कुलेशन में ये आ जाते हैं, और अब मेरोजॉइट्स में से ही क्या होता है, कुछ मेरोजॉइट्स जो हैं वो गैमेटोसाइट्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, they change their form and they become the gametocytes। so gametocytes कहाँ पे बने, ह्यूमन बीइंग के अंदर ही, जो कि इसका कह लें कि इनडेफिनेट, इसका डेफिनेट होस्ट है, तो उसके अंदर ही जो है ये गैमेटोसाइट बने। अब गैमेटोसाइट्स जो हैं दे आर एक्चुअली इंजेस्टेड बाय द मॉस्किटो। गैमेटोसाइट्स को अब इंजेस्ट करेगा, जब एक और जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, अब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, तो उसने क्या करना है, इसके ब्लड में से गैमेटोसाइट्स को पिक कर लेना, गैमेटोसाइट्स को पिक कर लेना है। तो अब याद रखना कि जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं हो रही, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं हो रही, जस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो इसकी जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इसी गट में जाके अल्टीमेटली एग और स्पर्म बनेंगे, जिनकी फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप होके अल्टीमेटली वो क्या करेगा, अल्टीमेटली इट वुड मेक द स्पोरोजॉइट्स, राइट।
सो इसकी और भी काफी सारे स्मॉल स्मॉल इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इतनी ये रेलेवेंट नहीं है। बहरहाल गट के अंदर जो पहले वो आप ये समझ लें कि एग और स्पर्म बनते हैं गैमेटोसाइट से, राइट, और उनकी फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है अल्टीमेटली उससे फिर एक स्ट्रक्चर बनता है थोड़ा सा डेवलप होकर अल्टीमेटली द स्पोरोजोइट्स दे एक्चुअली दे मेक देयर वे टू द salivary gland of the female anopheles mosquito. Now they are ready to be injected to another healthy individual to so as to transmit malaria into that healthy individual, right? तो स्पोरोजोइट्स जो हैं ये बनते हैं विद इन द मॉस्किटो। ऑलराइट, तो ये था लाइफ साइकिल किसका, प्लाज्मोडियम का। तो इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट है होस्ट के बारे में, कि डेफिनेट होस्ट कौन सा है और इनडेफिनेट कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रही है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रही है। फिर जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी टू द हेल्थी इंडिविजुअल तो उसने उसमें इंजेक्ट क्या करना है, आंसर इज स्पोरोजोइड्स। लिवर से क्या लिबरेट करेंगे, मीरोजोइड्स। जब बहुत सारे मीरोजोइड्स एकदम सर्कुलेशन में आते हैं तब वो मलेरिया के क्लासिक सिम्टम्स, फीवर, चिल्स वगैरह वो चीजें भी आ जाती हैं, नोजिया एटसेट्रा। फिर जो गैमेटोसाइट्स हैं किस चीज से बनते हैं, ये मीरोजोइड से बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, हिमेन के अंदर ही बनते हैं। जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, हेल्थी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड नहीं है प्रीवियसली विद द प्लाज्मोडियम, अगर वो बाइट करेगी टू अ पेशेंट विद टू अ पेशेंट विद द मलेरिया, तो उसके ब्लड में से उसने गैमेटोसाइट्स को सक करना है। तो अगर आपसे पूछ जाए कि गैमेटोसाइट्स कहाँ बने हैं, आंसर इज इन द ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए कि गैमेट्स कहाँ पे बने, तो गैमेटोसाइट से जो गैमेट्स बनने हैं वो बनने हैं कहाँ पे, बनने हैं इन द मॉस्किटो। वो मॉस्किटो में बनेंगे। और गैमेट फ्यूजन कहाँ पे हो रही है या जाइगोट कहाँ पे बन रहा है, मॉस्किटो। और फिर स्पोरोजाइट्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगेन इन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सो ऑन। तो इस तरह से देखा कि लाइफ साइकिल को लेके कुछ माइन्यूट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यू गॉट अनदर कैटेगरी ऑफ द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि अमीबा हैं। तो अमीबा जो है इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं, इवन पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका जो है विच कॉजेज डाइसेंट्री, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। बेसिकली ये एग्जांपल है किसकी, ये पैरासिटिक अमीबा की एग्जांपल है। देन वी हैव गॉट द फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स। अब जो फोरामिनिफेरेंस या एंड एक्टिनोपोड्स हैं, इनकी अहम बात यह दे प्रोड्यूस शेल्स। उन शेल्स को हम टेस्ट्स भी बोल देते हैं। शेल्स और टेस्ट इज वन एंड द सेम थिंग। अब जो फोरामिनिफेरेंस शेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। देखिए इसमें दो दो मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स। तो फोरामिनिफेरेंस के जो शेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। और जब फोरामिनिफेरेंस की डेथ हो जाएगी, राइट, सो जब इनकी डेथ हो जाएगी तो दे एक्चुअली सिंक आफ्टर डेथ, जिनसे ग्रे मड बनेंगी, जिससे चार्ज और अल्टीमेटली फिर यू विल गेट द लाइमस्टोन, राइट। सो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सीन हियर से ग्रे मड बनेगी, ग्रे मड से अल्टीमेटली यू विल गेट द चॉक, एंड चॉक से यू विल गेट द लाइमस्टोन। ऑलराइट, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो टेस्ट या शेल्स हैं फोरामिनिफेरेंस के, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। फिर जो एक्टिनोपोड्स हैं इनके जो शेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सिलिका। एक्टिनोपोड्स के जो शेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सिलिका। ये दो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है, जैसे इनकी एग्जांपल क्या है एक्टिनोपोड्स की, जैसे रेडियोलेरियन जो है ये इस एग्जांपल है जिसका जो शेल होता है वो ग्लासी शेल होता है। देन वी हैव गॉट द फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स जो हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैजिलेट्स। ये सिम्बियोट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोनिम्फास इन द गट ऑफ द टर्माइट। तो टर्माइट की गट के अंदर जो ये रहते हैं, तो इनको वहां से शेल्टर मिलता है और अल्टीमेटली ये टर्माइट के लिए ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली प्रोड्यूस द सेलुलोज एंजाइम, जो कि जिसकी मदद से जो टर्माइट है इट इज एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। उसके बाद फिर फ्लैजिलेट्स हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा व्हिच कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस। ये ट्राइपैनोसोमा ये क्या है, ये फ्लैजिलेट है। ओके, now we've got the next group of the animal like protists, that is the ciliates.
सिलिएट्स की जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केवीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज ये पेलिकल है, ये एक तरह की रीइंफोर्स्ड सेल मेम्ब्रेन ही होती है। सीलिएट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसका काम वाटर रेगुलेशन होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और बड़ा पैराडॉक्सिकल सा फैक्ट है अबाउट द सीलिएट्स, वो ये है कि इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है जो कि डिप्लॉयड होता है जिसका काम सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करना होता है। एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि पॉलीप्लॉयड होता है, व्हिच इज पॉलीप्लॉयड, राइट। एंड ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हैविंग अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, दिस इज अ रूटीन। हैविंग अ पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस, दिस इज नॉट अ रूटीन। दिस इज वेरी वेरी पैराडॉक्सिकल फैक्ट। तो जो लार्ज न्यूक्लियस होता है इन द सीलिएट्स, दैट इज द पॉलीप्लॉयड। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी प्लॉइडी। व्हाट इज प्लॉइडी? प्लॉइडी मींस वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन स्पर्म है ना या एग है, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर पेयर में से एक मेंबर आया हुआ होता है। तो ये दोनों क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों मोनोप्लॉइड है। दोनों मोनोप्लॉइड है क्योंकि उनके अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब जैसे हमारे टिपिकल सेल्स हैं, जैसे लिवर सेल है, तो ये डिप्लॉइड है, इनमें 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो जब भी कभी ऐसा कोई सेल आ जाए जिसके अंदर 3 कंप्लीट सेट्स या मोर कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो, हम अकॉर्डिंग इसको ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड वगैरह कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर 3 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सीलिएट्स के अंदर होती है बाय द कॉन्जुगेशन, राइट। सो हमने देखा कि कॉन्जुगेशन या जो यही बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे है। ये क्वेश्चन भी था कि सीलिएट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस वे से हो रही होती है, तो आंसर क्या था इसका? वाया द कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन को रेगुलेट किसने करना है? डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जो कि स्मॉल न्यूक्लियस है, उसने इसको रेगुलेट करना होता है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज द पैरामीशियम। ओके, so next we have got the plant like protists. अब जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को लेके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एलजी कैरी आउट अबाउट हाउ मच photosynthesis on earth? 50 to 60%, 85 to 90%, 90 to 95%, 80 to 90%. The best response to this question is 50 to 60%. बुक की लाइन है, cell wall of dinoflagellates is made up of, A option is calcium carbonate, B option is silica, C option is cellulose, D option is cellulose and silica. Book में clearly written है it's made up of cellulose and silica is also there, so best response is delta. Which of the following are considered as ancestors of plants? A option is dinoflagellates, B option is diatoms, C option is red algae, D option is green algae. The best response to this question is green algae. ये भी book की statement है. Which one is responsible for red tides? A option is diatoms, B option is euglena, C option is scalps, D option is dinoflagellates, and the best response to this question is dinoflagellates. They are responsible for the red tides, जिसको हम आगे चल के डिटेल से एक टेबल में डिस्कस भी करेंगे. Which group of algae takes part in building coral reefs along with coral animals? तो कौन से algae हैं जो कि coral animals के साथ coral reefs बनाने में वो पार्ट लेते हैं? A option is green algae, B option is red algae, C option is dinoflagellates, D option is brown algae, and the best response to this question is red algae. Another question, major producers of aquatic ecosystem are, A option is euglenoid, B option is dinoflagellates, C option is diatoms, and D option is brown algae. And according to our textbook, the
the best response to this question is diatoms. So Charlie is the best response here. Which one has no flagella for locomotion? A option is Pyrophyta, B option is Chrysophyta, C option is Phaeophyta, D option is Chlorophyta, and the best response to this question is beta, the Chrysophyta. मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस अभी आपको मुश्किल लग रहे होंगे क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में नहीं डाला, लेकिन इंशाल्लाह भी शॉर्टली जब इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा इन योर ब्रेन तो यही क्वेश्चंस आपको खासे आसान लगेंगे. आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू विल फील लॉट बेटर इंशाल्लाह. So another question, Macrocystis is example of which phyla? The Euglenophyta, Pyrophyta, Chrysophyta or Phaeophyta? Best response is Phaeophyta. Another question, phytoerythrin is pigment of which type of algae? The Chlorophyta, Euglenophyta, Rheophyta and the Rhodophyta. So ये किस type का ये किस algae की type के अंदर ये pigment मिलेगा आपको phytoerythrin? The Rhodophyta. Which pigment is not present in algae? A option is carotenoid, B option is phycocyanin, C option is phycoerythrin, D option is fucoxanthin. तो इसमें जो phycocyanin है, not phycoerythrin, phycocyanin, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें मिला था, तो ये वैसे एल्गी के अंदर ये नहीं होता, तो बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा. बहरहाल ये कुछ क्वेश्चन से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में से जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. अब हम इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. इनकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. ये फोटोसिंथेटिक हैं एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर 50 to 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ. अब देखेंगे जो हायर प्लांट्स हैं जिनको हम रूटीन में देखते हैं, दे आर नॉट द नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑन द प्लेनेट अर्थ. याद रखना कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे 75% वाटर है और जो ज्यादा लाइफ है वो भी वाटर के अंदर है. ऑफ कोर्स सारी ज्यादा लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए हमें वाटर में ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस चाहिए और वो किसने कैरी आउट करनी है? वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ने कैरी आउट करनी है, राइट. सो 50 to 60% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो कि प्लेनेट अर्थ पे होती है वो 50 to 60% सिर्फ और सिर्फ वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कैरी आउट करते हैं. इनकी प्लांट बॉडी जो वो थैलस होती है, यानी कि ट्रूली वो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती. इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड जो जाइगोट है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता. नेक्स्ट वी हैव गॉट दिस टेबल. अगर आप इस टेबल को मेमोराइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं इन क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर पाएंगे. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में रिस्पेक्टिव फाइलम आएगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का फाइलम का कॉमन नेम आएगा, फॉर्म आएगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है, लोकोमोशन उनके अंदर कैसे होती है, पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स क्या हैं उस पर्टिकुलर फाइलम की, और मिसलेनियस फीचर्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द यूग्लिनोफाइटा. इनको हम यूग्लिनॉइड्स भी बोलते हैं. ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं. इनके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गर एक शॉर्ट, और पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं. एग्जांपल्स में यूग्लिना ऑफ कोर्स इसकी कॉमन एग्जांपल है. और मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर, सेल वॉल इनके अंदर कोई नहीं होती एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द ज़ूओफ्लैजिलेट्स, राइट. और इनके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. एग्जाम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ज़ूओफ्लैजिलेट्स के साथ क्लोजली रिलेटेड कौन से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो आंसर इज यूग्लिनोफाइट्स. कौन से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, आंसर इज यूग्लिनोफाइटा, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आपने याद रखना फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम. अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास द पायरोफाइटा, जिनको हम डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं. कॉमन नेम अपने लाजमी याद रखना क्योंकि एग्जाम में एज ऑप्शंस कॉमन नेम ये अपीयर होता है और ये जो फाइलम का प्रॉपर साइंटिफिक नेम है ये भी अपीयर होता है. और ये भी है यूनिसेलुलर. इनके अंदर भी 2 फ्लैजेला होते हैं. इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और कैरोटीन्स इंक्लूडिंग द फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट, कुछ ये इनके अंदर होते हैं. एंड गोनियाला एक्स एंड सिरेशियम इसकी एग्जांपल्स हैं. अब इनके बारे में कुछ जो अहम बातें हैं जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरीन वाटर होते हैं, राइट. ये पहले वाले हमने देखे फ्रेश वाटर है, यूग्लिनोफाइट्स हैं, राइट. ये मेरीन वाटर है. इनकी सेलुलोज की सेल वॉल होती है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, दे आर नंबर 2 प्रोड्यूसर्स ऑफ मेरीन वाटर. आई एम टॉकिंग अबाउट मेरीन वाटर. मेरीन वाटर के ये नंबर 2 प्रोड्यूसर्स हैं.
नंबर 1 ये नहीं है, नंबर 1 अभी आगे आएंगे जिनको हम डायटोम्स या क्राइसोफाइट्स बोलेंगे। तो इनकी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो दे गिव यू द रेड टाइड, राइट। तो वाटर को ये रेड या ऑरेंज कर देते हैं। सो ऐसा मेरीन वाटर जहां पे पायरोफाइट्स की जो पॉपुलेशन है वो एक्सेसिवली इंक्रीज कर जाए तो उससे जो वो रेड टाइड डेवलप होता है जिसमें वाटर का कलर रेड या ऑरेंज हो जाता है। ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि लगता ये है कि जो रेड टाइड है ये रेड एलजी की वजह से कॉज होगा, ऐसा नहीं है। ये पायरोफाइट या डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द रेड टाइड। सो इनके बारे में अहम तरीन बातें, ये नंबर 2 प्रोड्यूसर्स हैं मेरीन वाटर के और ये रेड टाइड भी कॉज करते हैं। ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है। देन वी हैव गॉट द क्राइसोफाइटा। अब जो क्राइसोफाइटा ग्रुप है इनको डायटोम्स भी बोलते हैं। यूजुअली ये यूनिसेलुलर है और इनके अंदर आमतौर पे फ्लैजेला वगैरह नहीं होते और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फ्यूकोजेंथिन, सो इनके अंदर ये पिगमेंट्स होते हैं। डायटोमा एंड फ्रिक्युलरी एंड पिनोलेरिया ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये मेरीन वाटर होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और सिलिका से बनी हुई होती है और ये अहम तरीन बात, दे आर नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। दे आर नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सो प्लेनेट अर्थ पे जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करनी है वो क्राइसोफाइट्स ने या डायटोम्स ने करनी। इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डायटोम्स की जो सेल वॉल है वो किस किस चीज से बनी हुई है, तो सेलुलोज और सिलिका इसका आंसर था। और they have got two shells which fit together like box and the lid. So this is about the chrysophyte. फिर अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें ग्रुप है जैसे थियोफाइटा है जिनको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर है। अच्छा इसमें आप गौर करें कि जो पहले 3 ग्रुप हमने स्टडी किए हैं ये यूजुअली यूनिसेलुलर है। अब नेक्स्ट जो 3 हम स्टडी करेंगे ये यूजुअली मल्टीसेलुलर। यूजुअली मल्टीसेलुलर, एक्सेप्शंस आर देयर बट यूजुअली दे आर मल्टीसेलुलर। तो इसमें आप देखें कि जो फियोफाइट्स हैं इनके अंदर भी 2 फ्लैजेला होंगे ऑन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर 2 फ्लैजेला होंगे। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फ्यूकोजेंथिन ये इनके अंदर पिगमेंट्स हैं। फिकस और मैक्रोसिस्टस ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसके अंदर जो अहम तरीन फीचर्स हैं कौन कौन से हैं, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेरीन वाटर भी होते हैं, राइट। लेकिन मोस्टली ये मेरीन वाटर होते हैं। सेलुलोज सेल वॉल होती है। जाइंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ये पैराडॉक्सिकल फैक्ट है इनके बारे में। अगर आपसे पूछा कि जाइंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, आंसर इज फियोफाइटा या वो ब्राउन एल्गी हैं, दे आर द जाइंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर जैसे कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि 75 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल केल्प है व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ द लीफ लाइक ब्लेड, स्टेम लाइक स्टाइप एंड रूट लाइक होल्ड फास्ट। तो केल्प जो ये एग्जांपल है किसकी, ये फियोफाइट है बेसिकली, ये जाइंट फियोफाइट है, ये एडिबल भी होती है और इनके बॉडी के अंदर जब वो लाइक ट्रू लीफ स्टेम और रूट्स तो नहीं होती लेकिन लीफ लाइक ब्लेड और स्टेम लाइक टाइप एंड रूट लाइक होल्ड फास्ट इनके अंदर होता है। तो लेकिन ये जाइंट्स हैं ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। रोडोफाइट्स जो है रेड एल्गी, ये भी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हो सकते हैं और लोकोमोशन के लिए इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक रोडोफाइट्स के अंदर लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है और इसके अलावा जो है वो एक क्राइसोफाइट्स के अंदर जो है वो लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं, फ्लैजेला नहीं है, बाकी सब के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है। फिर फाइकोरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। कॉन्ड्रस एंड पॉलीसिफोनिया ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ये भी मेरीन वाटर है, कूलर वाटर्स में रहते हैं। ये पैराडॉक्सिकल फैक्ट है, कूलर वाटर्स में रहते हैं। सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी सेल वॉल बनी हुई। जो रोडोफाइट्स हैं, जो रेड एल्गी हैं, इनकी सेल वॉल सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। इसके बरक्स हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और सिलिका से बनी हुई थी, राइट। तो मैनी टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कोरल रीफ की फॉर्मेशन में ये टेक पार्ट करते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था इनके बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आया था हमारे पास कि कोरल रीफ फॉर्मेशन में एनिमल्स के साथ या वो ओवरऑल कौन से एल्गी इन्वॉल्व होते हैं, तो आंसर इज रेड एल्गी और द रोडोफाइट्स। फिर क्लोरोफाइटा है, ये ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, क्लोनियल भी और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मोस्टली दे हैव फ्लैजेला, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन इनके अंदर होते हैं। क्लोरेला इनमें यूनिसेलुलर की एग्जांपल है, बाकी अल्वा, एस्टेबिलोरिया एंड स्पायरोगारा एटसेट्रा दे आर ऑल दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। क्लोरेला जो एक मेजर एक्सेप्शन है, ये यूनिसेलुलर क्लोरोफाइट है। ज्यादातर क्लोरोफाइट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। क्लोरेला इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, इसको अपने अलग से याद रखना है।
ये भी मेरीन वाटर में आपको मिलेंगे। सेलुलोज इनकी सेल वॉल है, एंसेस्टर्स हैं ये लैंड प्लांट्स के। ये अहम तरीन बात इनके बारे में ये है कि जो लैंड प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर्स हम ये मानते हैं कि वो ये क्लोरोफाइट्स या ये ग्रीन एल्गी हैं। सो ये एक टेबल था जिसकी मदद से हमने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछे हैं, अगर आप इस टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑन द बैक एंड, तो आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे, राइट। तो इसमें देखें कि एक तो कॉमन नेम आपने सबके अलग से याद कर लेने हैं। मैं आपको इस टेबल को दोबारा सम अप करके दे देता हूँ क्विकली कि एक तो कॉमन नेम्स आपने याद रख लेने हैं। इसमें ये सीक्वेंस याद करें, यूग्लिनो पायरोक्राइसो एंड फ्लोरोडोक्लोरो, ठीक है, यूग्लिनो पायरोक्राइसो फ्लोरोडोक्लोरो, पहले तो ये सीक्वेंस याद करना। फिर इन सबके कॉमन नेम्स को भी आप याद कर लें, जैसे यूग्लिनोइड्स हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, डायटोम्स हैं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, राइट। इनके कॉमन नेम्स को याद करें। फिर जो पहले तीन ग्रुप्स हैं ये यूनिसेलुलर है जनरली, और जो आखिरी तीन ग्रुप हैं ये जनरली मल्टीसेलुलर है। इसमें से आपने सिर्फ फ्लोरेला को एज यूनिसेलुलर अलग से याद रखना है जो कि क्लोरोफाइट है, बाकी जनरली मल्टीसेलुलर आप समझें इनको। फिर आप ये भी याद रखें कि क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा और इसके अलावा जो है ये रोडोफाइटा, क्राइसोफाइटा एंड रोडोफाइटा, ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं एल्गी के, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के, जिनके अंदर जो है वो ओवरऑल आपको फ्लैजेला नहीं मिलेंगे, बाकी सबके अंदर फ्लैजेला है, राइट। बाकी जो पिगमेंट्स हैं ये आपने अलग से मेमोराइज करने हैं। ज्यादातर के अंदर क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स यही पिगमेंट्स हैं, राइट। तो इनको आपने ध्यान से याद रख लेना है। यहाँ पे जो क्लोरोफाइट्स हैं इनके अंदर आपको क्लोरोफिल बी भी मिलेगा जो कि आपको कहीं और नहीं मिल रहा, जबकि फियोफाइट्स के अंदर आपको क्लोरोफिल सी भी मिलेगा जो कि आपको कहीं और नहीं मिल रहा। बाकी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए सभी के अंदर प्रेजेंट है, कैरोटीन्स ये भी तकरीबन सभी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स है जैसे फाइकोरिथ्रिन है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी के अंदर मिलेगा, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें देखें क्लोरोफिल ए और कैरोटीन तकरीबन सभी में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल सी फियोफाइट्स में, क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइट्स में, या फाइकोरिथ्रिन रोडोफाइट्स में प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशियल वे में याद रखें। फिर इनकी एग्जांपल्स हैं, ऑफ कोर्स ये जस्ट मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, यू विल हैव टू मेमोराइज इट। और उसके बाद फिर तो इनको अगर हम बात करें इनके मिसलेनियस फीचर्स की, सिर्फ पहले वाला जो ग्रुप है यूग्लिनोफाइट्स ये फ्रेश वाटर है, बाकी सारे के सारे जनरली मेरीन वाटर है, राइट। उसके बाद सेल वॉल जो है पहले वाले के अंदर सेल वॉल नहीं है, बाकी सब के अंदर जो सेलुलोज की सेल वॉल है, हाँ उसके साथ क्राइसोफाइट्स के अंदर सिलिका सेल वॉल सेलुलोज के साथ, कि जो रोडोफाइट्स हैं इनके अंदर सेलुलोज के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी आ सकता है, राइट। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे पायरोफाइट्स नंबर 2 प्रोड्यूसर्स हैं, और रेड टाइड भी इन्हीं की वजह से कॉज होता है। जो क्राइसोफाइट्स हैं नंबर 1 प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के, राइट। और जो फ्लियोफाइट्स हैं ये जाइंट्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा हैं, और जो रोडोफाइट्स हैं लाइक ये पार्ट लेते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, और ये कोरल वाटर्स में आपको मिलेंगे। और जो क्लोरोफाइट्स हैं इनके बारे में हम ये बिलीव करते हैं कि दे आर एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट्स। तो ये अहम तरीन फैक्ट्स हैं हर एक ग्रुप के बारे में जिनको आपने अलग से याद रखना है। अब आप ये टेबल प्रिपेयर करने के बाद दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें, अब जाके ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनको अटेम्प्ट करें। इफ यू होल्ड दिस टेबल इन योर माइंड, आप बहुत ही आसानी के साथ उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, राइट। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट जो सेगमेंट है दैट इज द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस करते हैं, एंड अगेन हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हार्डली आई वुड टेक 15 मोर मिनट्स, तो ये सेक्शन ये वाला जो एरिया हमारा इंशाल्लाह ये इसका डिस्कशन हमारी ओवर हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट जो है कवर हो गया। आज का जो कंटेंट है थोड़ा ज्यादा था, अभी आगे जो कल का लेक्चर है फंजाई के बारे में और उसके बाद फिर प्लांटर एनिमिलिया के बारे में, वो भी लेंथी लेक्चर्स हैं। उसके बाद फिर जो ज्यादातर लेक्चर्स हैं वो शॉर्ट लेक्चर्स हैं, इट विल टेक लेस टाइम। Which one is not fungi-like character of oomycotes? Have cellulose. B option is have hyphae. C option is adoptive heterotrophs. D option is sporangiophore and sporangia. Best response is have hyphae. Which one was the cause of Irish potato famine in 19th century? तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस, राइट। इसमें जैसे फाइसेरम, पॉलीसेफलम या पसीनिया, जायंट अमीबा और फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस, इनमें से बेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस है। Hyphae of oomycotes are aseptate, septate, homokaryotic or dikaryotic. The best response is they are aseptate. Which organelle is present in giant amoeba?
Which organelle is present in giant amoeba? A option is nucleus, B option is Golgi body, C option is mitochondria, D option is all of these. Giant amoeba लगता ये है कि जैसे ये animal like protist से related कुछ चीज है, but giant amoeba they actually belong to the fungi like protist. इसका बेस्ट रिस्पॉन्स बॉरल जो है कि कौन सा ऑर्गेनेल giant amoeba के अंदर प्रेजेंट होगा? आंसर इज न्यूक्लियस. सो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें, अब इनके अंदर देखिए कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि फंजाई के जैसे हैं, जैसे ये हेटरोट्रोफिक है, जैसे हाइफल है, जैसे इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है. कुछ फीचर्स इनके अंदर ऐसे हैं जो फंजाई से डिफरेंट है, जिस वजह से हमें इन्हें फंजाई किंगडम से निकाल के प्रोटिस्टा में डालना पड़ा. इनके अंदर सेंट्रियोल हो सकते हैं एंड इनके अंदर कभी कभार सेलो सेल वॉल भी हो सकती है. और एक और यूनिक फीचर ये है कि फंजाई के बारे में हमने स्टडी किया था कि फंजाई बेसिकली दे आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं हमारी बायोलॉजी के अंदर जिनको अपने हैप्लॉइड ग्रुप्स याद रखना है, यानी कि वो है बैक्टीरिया और फंजाई. हैप्लॉइड होने से मुराद ये है कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में नहीं होते. तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लॉइड है. कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग बैक्टीरिया और फंजाई एज होल ग्रुप्स और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जो कि किंगडम एनिमल से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर वो हैप्लॉइड होते हैं. उनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में नहीं होते. फंजाई भी ऑफ कोर्स हैप्लॉइड है, लेकिन जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं एसेंशियली दे आर डिप्लॉइड. यही वो डिफरेंशियल फीचर्स हैं जिस वजह से हमने फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को सेपरेट ग्रुप्स में प्लेस किया. अब फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है इनकी अगर दो फर्दर कैटेगरीज हैं, एक है मिक्सोमाइकोट्स और दूसरे नंबर पे है ओओमाइकोट्स. मिक्सोमाइकोट्स को हम स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं, ओओमाइकोट्स को हम वाटर मोल्ड्स भी बोलते हैं, राइट. तो हम स्लाइम मोल्ड्स मिक्सोमाइकोट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी स्लाइमी या मडी अपीयरेंस होती है. अब देखिए आप कि जो मिक्सोमाइकोट्स हैं दे लिव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. Myxomycotes they live on the dead decaying organic matter, जबकि oomacotes they live in the fresh water or soil. Many are plant or animal parasites. बहुत सारे जो हैं वो oomacotes ये plant और animals के parasites भी होते हैं. अब जो myxomycotes हैं they consist of naked mass of cytoplasm with many nuclei, right, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं या pseudoप्लाज्मोडियम बोलते हैं. Like giant amoeba इनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म जो है it exhibits the streaming movement. तो बेसिकली ये जो मिक्सोमाइकोट्स हैं, आप ये समझ लें कि बहुत बड़े साइज का अमीबा है, उसके अंदर बेताशा न्यूक्लिया, बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं, राइट. तो उसे हम जायंट अमीबा बोलेंगे. तो और इसके अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म की होती है, जबकि oomacotes हैं ये बॉडी मैंने बताई किसकी, मिक्सोमाइकोट्स की बॉडी के बारे में आपको बताया मैंने. मिक्सोमाइकोट्स की बॉडी एक जायंट अमीबा है विद मेनी न्यूक्लिया, सिंपल इज दैट, ठीक है. और उसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी, सूडोपोडिया के जरिए मूव करेंगे वो. और oomacotes जो है इनकी बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ एसेप्टेट हाइफी. यहाँ पे एसेप्टेट को अपने याद रखना है. और ये जो हाइफी है ये होंगे भी डिप्लॉइड, और ये फंजाई से डिफरेंट एक चीज आ गई, और इनके अंदर जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से बनी हुई है. ऑलराइट, उसके बाद भी देखिए कि दे फॉर्म द स्टॉक्ड स्पोरेंजिया अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. जो मिक्सोमाइकोट्स हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाएंगे तो ये स्टॉक्ड स्पोरेंजिया बनाते हैं जिसके अंदर स्पोर्स ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होंगे. जबकि oomacotes जो हैं दे प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मियोसिस, राइट, एंड एग्जिबिट नॉर्मल माइटोसिस अनलाइक फंजाई. फंजाई के अंदर जो माइटोसिस होती है वो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, यहाँ पे नॉर्मल माइटोसिस है. तो ये भी oomacotes का एक डिफरेंट फीचर है फ्रॉम द फंजाई. ये भी एक वजह होगी इसको ऑफ कोर्स सेपरेट ग्रुप में रखने की. ऑलराइट, अब अगर हम इनकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस करें, अब जैसे इमेजिन करें कि जैसे इसके अंदर प्लाज्मोडियम है जो कि जायंट अमीबा लाइक है, डिप्लॉइड है. अनफेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर बनेगा स्टार्क स्पोरेंजियम जिसके अंदर मियोसिस के जरिए से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे व्हिच वुड बी हैप्लॉइड, जो कि फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेंगे और अल्टीमेटली उससे फ्लैजिलेटेड या अमीबाइड गैमेट्स बनेंगे. और ये जो गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे गैमेट्स हो सकते हैं, और अमीबाइड ऐसे गैमेट्स हो सकते हैं. और ये वाले जो गैमेट्स हैं ऑफ कोर्स जो भी होगा ये होंगे एक जैसे ही इनके अंदर. तो ये जो सिमिलर गैमेट्स हैं ये आपस में फ्यूज करेंगे, राइट. तो सिमिलर गैमेट्स ये यूनाइट करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स होगी. इसको बोलते हैं सिन गैमेट. जब दो एक जैसे गैमेट्स, जैसे अगर फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स दो आपस में फ्यूज करेंगे, अगर अमीबॉइड है तो दो अमीबॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे. बहरहाल सिन गैमी होगी, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा व्हिच वुड अल्टीमेटली गिव राइज टू द प्लाज्मोडियम अगेन, राइट, डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम अगेन. सो इस तरीके से जाए इनके अंदर इनका लाइफ साइकिल चलता है. जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें
अगर हम बात करें इनकी ये जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है oomacotes का जो ग्रुप है, इनके जो हाइफी होते हैं ये डिप्लॉयड हाइफी है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लाइक स्पोरेंजियम बनता है डिप्लॉयड, उसके अंदर माइटोसिस होती है, उसके जाइगोस्पोर्स ज़ूओस्पोर्स बनते हैं डिप्लॉयड, और जो ज़ूओस्पोर्स हैं दे गिव यू द हाइफी अगेन, द डिप्लॉयड हाइफी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होती है? इनके अंदर जो है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं हाइफी के ऊपर। एंथ्रीडिया जो है दे एक्चुअली प्रोड्यूस द स्पर्म, एंड आर्चिगोनिया इनके अंदर जो है एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस होते हैं। सो ये हाइफी के ऊपर जो है वो एंथ्रीडिया, हु इज एनोटेटिंग, ओके, एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये डिप्लॉयड ही होंगे, लेकिन मियोसिस के बाद जो स्पर्म और एग बने हैं ये हैप्लॉइड होंगे। स्पर्म और एग के आपस में फ्यूज होने से या फर्टिलाइजेशन से अल्टीमेटली क्या होगा, oospore ने बनना है जो कि अगेन डिप्लॉयड है, जो कि थिक वॉल स्ट्रक्चर है, और oospore ने जर्मिनेट होकर दोबारा हाइफी डिप्लॉयड हाइफी बना देने। सो ये है लाइफ साइकिल किनका, इसका आपको कह लें कि oomacote का, वाटर मोल्ड्स का लाइफ साइकिल है। सो हमने मिक्रोमाइकोट्स को और oomacotes को इन डिटेल डिस्कस कर लिया। यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं वो डिप्लॉयड को लेके हो सकते हैं, कि जो हाइफी हैं वो जैसे डिप्लॉयड हैं या हैप्लॉइड हैं, या जो ज़ूओस्पोर्स बन रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो डिप्लॉयड हैप्लॉइड हैं, या जो oospores बन रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द oomacotes तो वो डिप्लॉयड हैं हैप्लॉइड हैं, या कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि हैप्लॉइड हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर आप देखेंगे जो गैमेट्स हैं वही हैप्लॉइड है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो oomacotes के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, सिर्फ गैमेट जो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड है। अब इसकी एग्जांपल देखें, जैसे फाइसेरम पॉलीसेफलम है, ये फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म है यूज्ड टू स्टडी द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो फाइसेरम पॉलीसेफलम जो कि एक फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, जो कि एक मिक्सोमाइकोट है। और उसके बाद फिर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, मैंने आपसे पूछा भी था अभी थोड़ी देर पहले। तो दे कॉज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस, इन्होंने और आयरिश पोटैटो फेमिन कॉज किया था। बेसिकली आयरिश पीपल जब वो पोटैटो को कंज्यूम करते थे, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ कि इसने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने इसने पोटैटो को इन्वेड किया, और अल्टीमेटली जो मेजर सोर्स ऑफ फूड था उसको इसने ऑफ कोर्स समहाउ डिस्ट्रॉय कर दिया फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने, एंड मेनी पीपल they die of starvation. So Phytophthora infestans, this is notorious for it has caused the late blight of potatoes in past. तो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज पास्ट में किस प्रोटिस्ट ने कॉज की, तो बेस्ट रिस्पांस वुड बी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आपने इसको याद रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, और इसके साथ ही किंगडम प्रोटिस्टा के साथ हमारी डिस्कशन कंक्लूड हो गई। सो दैट्स ऑल